वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाए स्टूडेंट्स, इसलिए ये पार्ट 10 है और एक या दो पार्ट और आएंगे। उसके बाद से हम एमसीक्यूज कराएंगे, जो कि आप जानते हैं नवंबर में आपका होने वाला जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है जिसमें केवल एमसीक्यूज बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज कराएंगे। उसके बाद आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आपको विस्तृत उत्तर वाला क्वेश्चन आपको कराऊंगा और उसके बाद से फिर अगर आप चाहते हैं तो मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा या फिर एज यू विश, जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उसको मैं पढ़ाऊंगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, नोट्स बना रहे हैं और रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप रिसोर्स से सारे लोग अवगत होंगे, यू आर ऑल अवेयर resource, what is the resource and what is the importance of resource and how many kinds या how many classification of resource are divided into, कितने भागों में रिसोर्स को डिवाइड किया गया आप जानते हैं। एंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग रिसोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया था, बायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक रिसोर्सेज। जिसमें बताया था बायोटिक रिसोर्सेज में ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जिसमें प्लांट्स भी आ जाएंगे, नेचुरल वेजिटेशंस, ह्यूमन बीइंग और वाइल्ड लाइफ एनिमल आ जाएंगे। और उसके बाद उसका सेकेंड पार्ट था अबायोटिक एनिमल, अबायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन। उसमें ऐसे रिसोर्स आ जाएंगे जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लाइक लाइक एयर, सनलाइट, सॉयल एटसेट्रा, सारी चीजें मैं बताया था। तो सॉयल एक प्रकार का एबायोटिक रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग ये आपका अबायोटिक रिसोर्सेज है। और ये बायोटिक रिसोर्सेज होने के साथ साथ सॉइल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी को मैं बताया था, दो पार्टों में करके मैं डिवाइड किया था रिसोर्सेज को। एक था रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो जाते हैं लेकिन पुनः उन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे सनलाइट से हम सोलर सिस्टम बना रहे हैं और वाइंड वाला टरबाइन, हवा वाला पत्ती चला के हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। अगेन मैं बताया था उसमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो एक बार धरती से खत्म हो जाएंगे पुनः वो नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे कितना भी आप मशक्कत कर लीजिए, मिलेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए आपके जो अभी फ्यूल्स है, जो ईंधन है, जो एलपीजी है, सीएनजी है या पेट्रोलियम है या कोयले के जो भंडार हैं, जो वहाँ पे एक बार जब खत्म हो जाएंगे तो दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। लेकिन एक लैंड, एक सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। आप कहेंगे सर कैसे? आप जानते हैं एक बार सॉइल अगर इनफर्टाइल हो गई, अनउपजाऊ हो गई, तो आप उस पर हार्ड वर्क करके एफर्ट लगा के आप उसको फर्टाइल बना सकते हैं, आप उसे उपजाऊ बना सकते हैं। आप उसमें बायो कंपोस्ट, जैविक खाद छिड़क के या केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर छिड़क के आप उसे उपजाऊ बना सकते हैं। और अगेन एंड अगेन आप जानते हैं खेतों में अगेन एंड अगेन हम खेती करते हैं और हम फूड ग्रेन्स को उपजाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और हम अपने लाइवलीहुड को, जीविका को चलाते हैं। यदि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता तो एक बार खत्म होता तो दोबारा, एक बार मतलब एक लैंड पे, एक सॉइल पे यदि खेती हो जाती तो दोबारा हम उस पर खेती नहीं कर सकते थे, लेकिन अगेन उस लैंड पर हम खेती कर लेते हैं। इसलिए सॉइल इज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड आल्सो सॉइल इज अ बायोटिक रिसोर्सेज, अजैव संसाधन है। ठीक है, आइए मैंने यहाँ पे कुछ चीजें नोट डाउन किया है, उसके बाद मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होने वाला है, दो पार्ट में मैं ये कंप्लीट करा दूंगा। सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, आज मोस्टली हम भारत के सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। भारत के जो मिट्टी संसाधन है, एक मिट्टी एक प्रकार का संसाधन होता है, मैंने ऑलरेडी आपकी वीडियो में बता दिया है। आज उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आइए स्टडी करते हैं, देखते हैं क्या है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट डायमेंशंस। कह रहे भारत एक विशाल देश है और विशाल देश होने के साथ साथ भारत की जो लैंडस्केप है, भारत की जो स्थलाकृति है, एक जैसी हर जगह नहीं है। भारत कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं प्लेन है, कहीं आइलैंड है। और भारत की जो डायमेंशंस और भारत की जो लैंडस्केप हैं, जो भू आकृति का बनावट है, काफी डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए मैं प्रीवियस लेक्चर में बता दिया, भारत में डाइवर्सिटी फिजिकल रूप के साथ साथ कल्चरल रूप, यानी मतलब सांस्कृतिक में जितना विविधता है उससे ज्यादा कहीं विविधता हमारे नेचुरल रूप से, यानी हमारा फिजिकल बनावट, जो हमारे देश का भौतिक बनावट है, जो नेचर हमारे देश को बनाया है, उसमें ज्यादा डाइवर्सिटी, उसमें विविधता है। तो इसलिए कह रहे हैं इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट डायमेंशन। भारत एक विशाल भूभाग, विशाल क्षेत्र वाला देश है विद द वेराइड कंडीशंस ऑफ द जियोलॉजी। मतलब यहाँ पे बहुत प्रकार के भू आकृतियों की स्थिति, बहुत प्रकार उच्चावच, क्लाइमेट, जलवायु, वनस्पतियां, मतलब ऊंचाई के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ भूमि के कई प्रकार हैं। हमारे यहाँ जो वेजिटेशंस पाए जाते हैं वो भी कई
काइंड्स के वेजिटेशंस पाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्लाइमेट हर जगह एक जैसा नहीं, आप जानते हैं मानसीराम चेरापूंजी में सालों साल बारिश होते रहता है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में हमेशा बर्फबारी होते रहता है, मतलब दक्षिण भारत में कभी ठंडा होता ही नहीं, हमारे यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात होता है। तो क्लाइमेटिक रूप से कितना डाइवर्सिटीज है, उसके साथ साथ जियोलॉजी मतलब भू आकृति के अकॉर्डिंग कितना आप जानते हैं, और रिलीफ ऊंचाई के अकॉर्डिंग कितना हमारे यहाँ कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समतल मैदान है। तो ये हमारे देश के वैराइट कंडीशंस ऑफ जियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द रिलीफ, क्लाइमेट, वेजिटेशन एक्सेट्रा है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, क्लास 10th एनसीईआरटी जियोग्राफी कंप्लीट मैंने ये पार्ट एक सीरियल वाइज करके मैंने अपलोड कर दिया, आप उसे देखें। अगेन यदि आप नए हैं तो फिर इस पे आए, आप उसके बाद से आप नोट्स बनाएं, आप इसे समझें, ठीक है। मैं बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कहीं अब इसमें जो लिखा है बोल रहा है आखिर सॉइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है, या सॉइल फॉर्मेशन को निर्धारित करने वाले, सॉइल फॉर्मेशन को डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। मान लीजिए सॉइल बन गया, मिट्टी बन गया, तो मिट्टी को किस चीज से पहचानेंगे। जैसे आप कहीं भी चले जाइए, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए यूरोप चले गए, तो आपके लुक्स, आपके अपीयरेंस, आपकी बाहरी दिखावट, आपके बोलने की जो टंग है, आपका जो मदर टंग है, ये सब देख के आपके यूरोप वाले पहचान जाएंगे ये इंडिया का बंदा है, क्योंकि मोस्टली हम लोग सांवले भी होते हैं, और उसके साथ साथ हमारा मदर टंग कहीं ना कहीं कितना भी इंग्लिश सीख ले, कितना फराटे के साथ इंग्लिश बोलना सीख ले, उन लोगों के जैसा नहीं हो सकता है। तो हमारा बाहरी अपीयरेंस, आउटर जो अपीयरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग, और हमारे इंटरनल से जो आवाज़ निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पहचान जाते हैं। तो यदि मैं कहता हूँ मिट्टी को किस तरह आप पहचानेंगे, तो उसी तरह मिट्टी की कुछ बनावट होती हैं, ठीक है। तो उस मिट्टी के ऊपरी सतह, केवल आप मिट्टी कोई दूर से बंदा कोई हाथ में लिए ऐसे खड़ा है, तो आप कहेंगे सर आप पूछ सकता है इस मिट्टी के बारे में कुछ बताइए, तो आप देख के बता सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड किए जाते हैं मिट्टी के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो कलर, मिट्टी का रंग कैसा है, मिट्टी की मोटाई और पतलाई कितनी है, मिट्टी का जो गठन, मिट्टी जो मतलब जो कुछ मिट्टी इतनी टाइट होती है, इतनी स्ट्रिक्ट होती है, इतनी कठोर होती है, मतलब इतना बड़ा उसका एक उसका इतना बड़ा क्या बोलते हैं, पार्ट उठा के गिराइए, लैंड पे गिराइए, फूटेगा नहीं, टूटता नहीं है। लेकिन कुछ पार्ट इतने भुरभुरे होते हैं, दिखने में तो बड़े लगते हैं, लेकिन उसको गिरा दिए तुरंत फूट के टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में। तो वो कह रहा है टेक्सचर, उसका बनावट, संगठन कैसा है, और मिट्टी की औसत आयु क्या है, मिट्टी का भी एज होता है, ठीक है। और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल मतलब उसमें रासायनिक, उसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, फिजिकल मतलब भौतिक, उसका बनावट कैसा है। ये सब चीजें डिसाइड करते हैं मिट्टी के फॉर्मेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। ये चीजें मिट्टी के को डिसाइड करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द सॉइल इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टाइप्स। भारत में मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया, कुछ बुक में 7, कुछ बुक में 8, लेकिन एनसीईआरटी जो माना है 6 पार्ट में भारतीय मिट्टी को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। 6 भाग कौन कौन से, एक बार मैं आपको बता देता हूं। एलुवियल सॉइल, हिंदी वाले इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। सेकेंड है ब्लैक सॉइल, इसको बोलते हैं काली मिट्टी, क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। ब्लैक सॉइल को बोलते हैं काली मृदा, ठीक है। रेड सॉइल को आप जानते हैं लाल मृदा, ठीक है। लेटराइट सॉइल को हिंदी में भी लेटराइट सॉइल ही बोलते हैं, लेटेराइट मृदा। फॉरेस्ट सॉइल मतलब आपका वनस्पति या जंगली, या आप इसे पर्वतीय मिट्टी भी कह सकते हैं। पर्वतीय मिट्टी कहिए तो काफ़ी बेटर रहेगा, पर्वतीय मिट्टी ही आप इसे कहिए, पर्वतीय मिट्टी। एरिड सॉइल मतलब बंजर मिट्टी, बंजर भूमि या बंजर मिट्टी, बंजर या रेगिस्तानी मिट्टी, ठीक है। तो एनसीईआरटी ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी के आधार पे मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है। जलोढ़ सॉइल मतलब एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल्स, रेड सॉइल्स, लेटराइट सॉइल्स और फॉरेस्ट सॉइल्स, लाइक आप इसे मान सकते हैं माउंटेन वाला सॉइल्स, और एरिड सॉइल्स बंजर मिट्टी, ठीक है। तो ये भारत में मिट्टियों का बनावट है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो मैं ग्रीन कलर लिखा हूं ये है एलुवियल सॉइल, ठीक है। और ये जो डॉट 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 में करके बनाया हूं वृक्ष के आकार का, ये आपका है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आपको मैं डॉट 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 ब्लैक कलर बनाया हूं, ये आपकी है ब्लैक सॉइल। क्या है गाइस, ब्लैक सॉइल। ये रेड वाली क्या है आप जानते हैं, रेड सॉइल, ठीक है।
ये वाली क्या है, नीली नीली, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट सॉइल। और यही ये जो आपका जो एलुवियल सॉइल है, ये वाले कुछ पार्ट कोस्टलैंड वाले पार्ट में, कुछ तटवर्ती क्षेत्र में भी ये वाले पार्ट पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल के, ठीक है। और यही ब्लैक सॉइल, ये छोटा छोटा पार्ट देख रहे हैं, ये भी ब्लैक सॉइल है। और एरिड मतलब बंजर भूमि, एरिड सॉइल यानी आपका रेतीली भूमि, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लेटेराइट पार्ट है, ये सब आपका एलुवियल सॉइल है। और ये आप वही वाला है आपका फॉरेस्ट सॉइल, जिसे हम जंगली मिट्टी या आप पर्वतीय मिट्टी भी बोलते हैं, खासकर हम इसे आप माउंटेन रेंज वाला हम सॉइल मानते हैं। तो ये मैंने चीज़ आपको एक बार समझा दिया, आप अगेन देख सकते हैं। और स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिखाई भी दे रही होंगी, तो आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे हैं, वहाँ से भी आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं बताया 6 पार्ट में है, मिट्टी को 6 पार्टों में बांट के हमको पढ़ना है, भारत में जो पाई जाती हैं 6 पार्ट में हम आज पहला पढ़ने जा रहे हैं। अगेन मैं अभी इसी लेक्चर में आपको और बता दूंगा, जो उसमें फर्स्ट जो लेवल की जो मिट्टी है, पहली मिट्टी है एलुवियल सॉइल। हिंदी वाले एलुवियल सॉइल को बोलते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। एलुवियल सॉइल के बारे में जान जाते हैं गाइस। एलुवियल सॉइल क्या होता है, जलोढ़ मृदा क्या होता है, यदि मोटा मोटी आपको हिंदी में समझाना चाहूँ, इफ आई टेल यू इन अ सिंपल वे, बेसिक रूप से बताऊं, एलुवियल सॉइल क्या होता है। एलुवियल सॉइल इस एक प्रकार का, नदी जब बहती है, आप देखेंगे नदी कहाँ से आती है, नदी ऊंचाई से आती है। और नदी ऊंचाई से आती है और अपने तल प्राप्त करते और समतल पे आते फाइनली जाके समुद्र अपने जल को गिरा देती है। तो नदी ऊंचाई से आती है। तो नदी ऊंचाई से इसलिए आती है क्योंकि ऊंचाई पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ऊंचाई पे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान, बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, 100 किलोमीटर की उनकी लेंथ होती है और उनकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। तो वो जब पिघलते, जब वो मेल्ट होते हैं, तो उसमें से नदी की धारा निकलती है। वही जब उतनी ऊंचाई से आते हैं, पहाड़ी इलाका से होकर आते हैं और समतल मैदान में आते हैं, तो अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स, रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स को काट के लाते हैं, ठीक है। और काट के लाते हैं, चूंकि काफी ऊंचाई से उनका हाइट काफी ज्यादा होता है, तो ऊपर से बहते हुए तेजी से आते हैं। और जैसे ही आप वो प्लेन में इंटर करते हैं, और जहां पे उनका स्लोप कम हो जाता है, नदी का स्लोप कम हो जाता है, वहीं पे लाके मिट्टी जो अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेकर आए होते हैं, वहीं पे लाके वहां पे छोड़ देते हैं, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, वहां पे इकट्ठा करके गिरा देते हैं, निक्षेपण कर देते हैं, यानी डिकम्पोजिशन हो जाता है मिट्टी का। और वही मिट्टी आपका एक प्रकार की आपकी एलुवियल सॉइल कहलाती है, वही मिट्टी आपका एक प्रकार का जलोढ़ मृदा कहलाती है। और जब गर्मी के मौसम में, जब बरसात, अभी मानसून का सीजन चल रहा है, अभी बाढ़ वाला माहौल, बारिश 5-6 दिन लगातार पिछले वीक में आया था, पिछले से पिछले वीक में, तो बाढ़ का माहौल बन गया था। तो उसमें क्या हुआ था, नदियां काफी ऊंचाई से आती हैं, तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स मतलब अवसाद, सेडिमेंट्स मतलब ऊपर से रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के छोटे टुकड़ों के अपने साथ बहा के लाती हैं। आज अब बहुत ओवर मात्रा में जो रिवर का जो बेसिन होता है, जो नदी का बेसिन होता है, उससे ज्यादा पानी आ जाता है, तो उसको बोलते हैं बाढ़। तो जब वो बाढ़ आ जाता है, तो नदी पूरे मिट्टी को उस वाले रेंज में बिछा देती है। तो उस वाले रेंज में जिस चीज का विस्तार हुआ है, जिस मिट्टी का, उसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल, जो कि आप जानते हैं कहाँ कहाँ है, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसी को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में, आप देख के समझ सकते हैं। पहले देख लेते हैं। इट कवर्स अबाउट 45.6% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। भारत की कुल लंबाई 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 32,87,000 हमारे देश की क्या है, एरिया है, क्षेत्रफल है। तो उतने क्षेत्रफल में, 32 लाख क्षेत्रफल में, उसका 45%, 32 लाख का 45.6% जो लैंड है, वो वहां पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। जो मैं हरे कलर के यहाँ बनाया हूं, वहां पे, यहाँ पे पूरा, यहाँ से आप देख रहे होंगे हरे कलर का, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा कौन मृदा पाई जाती है, कौन सी सॉइल पाई जाती है, एलुवियल सॉइल्स पाई जाती है। कहाँ? भारत में सबसे ज्यादा 45.6% सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल भारत में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है, मैंने ये जो इंपॉर्टेंट टर्म था मैंने आपको समझा दिया। फिर कह रहा फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन कैसे बनता है? ये होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये एक प्रकार का परिवहनी मिट्टी होती है। परिवहनी मिट्टी मतलब आप जानते हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना। तो ट्रांसपोर्टेड मतलब क्या, रिवर्स कहीं से लेके आ रही है। कहाँ से लेके आएगी भाई? पहाड़ के छोटे छोटे पार्ट्स को काट के ला रही है। रास्ते में समझिए मिट्टी, क्या बोलते हैं, आपके ऑर्गेनिज्म के जो डीके ऑर्गेनिज्म जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, वो लेके आ रही है। रास्ते में क्या बोलते हैं, आपके लकड़ी के छोटे छोटे पार्ट भी उसमें बह के आते हैं, सारे मिक्स हो जाते हैं और एक मिट्टी का पार्ट बन जाते हैं। तो वही करिए, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है एक प्रकार का। एंड डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से आता है? डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट। और ये अवसादों का ही एक प्रकार का डिपोजिटेड होता है। अवसाद, सेडिमेंट, छोटे छोटे में पार्ट बताया, उसी का डिकम्पोजिशन होता है, उसी का कहीं एक जगह इकट्ठा होना ही आपका नदियों के द्वारा लाया जाता है और उसी को ही क्या बोलते हैं,
एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एक बार मैं समझा दूं, नदी ऊंचाई से आती है, उनकी वेग, उनकी जो स्पीड होती है नदी की काफ़ी तेज होती है, तो अपने साथ बड़े बड़े रॉक्स के पार्ट्स को छोटे छोटे काट के टुकड़ों में लाती है, रास्ते में जो भी आता है बहाते ले आती है। जैसे आप प्लेन में वो लैंड करती है, जैसे प्लेन में रिवर उतरती है, जहाँ पे उसका स्लोप कम होता है वहाँ पे लाके डिकम्पोज कर देती है, वहाँ पे लाके मिट्टी को छोड़ देती है, वो मिट्टी जो होती है उसी मिट्टी को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल में क्या क्या पाया जाता है? कंसिस्ट ऑफ वेराइंग प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड मतलब बालू के कण होते हैं, सिल्ट मतलब वही छोटे छोटे गाद के पार्ट को ही बोलते हैं, क्ले मतलब भी वही घास भूसा मिट्टी उट्टी ये सब जितने भी कंकड़ पत्थर गंदगी छोटे मोटे होते हैं, सारी चीजें को मतलब सैंड, सिल्ट और क्ले मिला लीजिए, उनका ही एक प्रकार का डिकम्पोजिशन होता है, एक जगह इकट्ठा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब इसमें मैंने बनाया है दो पार्ट, खादर और बांगर। खादर और बांगर मैं आपको समझा दूं, जो एलुवियल सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल को दो भागों में पढ़ा जाता है। एलुवियल सॉइल दो प्रकार के होते हैं। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं खादर। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं भांगर। भांगर हिंदी में बांगर, इंग्लिश में भांगर, उसी को बांगर कहिए। पहला है खादर, दूसरा है बांगर। अब मैं आपको समझा दे रहा हूं खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, मान लीजिए ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी इससे बहती हुई जा रही है, तो जाहिर सी बात है गंगा नदी का ये वाला जो रेंज होगा, ये वाला रेंज होगा, जब हर साल बाढ़ आएगी तो जाहिर सी बात है ये हमेशा कवर हो जाएगा, ये हमेशा कवर हो जाएगा, बाढ़ से पूरा डूब जाएगा। जब बाढ़ से डूब जाएगा तो जब यहाँ पे बाढ़ की पानी आएगी तो यहाँ पे मिट्टियों का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। मिट्टियाँ यहाँ पे पानी यहाँ पे मिट्टियों को छोड़ के पुनः बाढ़ धीरे धीरे पानी कम होते जाएगा, तो मेन बेसिन में नदियाँ भाग जाएंगी और यहाँ पे मिट्टी बिछा देंगी। तो ये वाला जो मिट्टी होता है सबसे लोअर पार्ट में, इसी को लोअर पार्ट बोलते हैं, गंगा का लोअर बेसिन बोलते हैं, लोअर पार्ट। इस वाले पार्ट में जो मिट्टी होती है उसी को बोलते हैं खादर, इसी को बोलते हैं खादर। आप जानते हैं हर साल बारिश आता है, हर साल कहीं ना कहीं गंगा वाले क्षेत्र में बाढ़ आता है, तो जहां जहां बाढ़ का पानी जाता है वहां जो मिट्टी वहां पे बच जाती है, जो मिट्टी नदी छोड़ देती है, उसी मिट्टी को बोलते हैं खादर मिट्टी। ठीक है, और खादर आप जानते हैं जब बाढ़ आएगा, जब नई मिट्टी आएंगी तो मिट्टी काफी उपजाऊ होंगी, क्योंकि इससे पहले उनका फॉर्मेशन तो अभी नए हुआ है, उनमें मिनरल्स का मात्रा काफी ज्यादा होगा, उससे पानी की भी मात्रा ज्यादा होगी, तो वो जो खादर होता है सबसे उपजाऊ होता है। इस बात को आप ध्यान देंगे, एलुवियल सॉइल में खादर मिट्टी सबसे ज्यादा फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी एलुवियल सॉइल का खादर होता है। ठीक है, और आप कहेंगे सर बांगर, आप बोले भांगर, बांगर जिसको बोलते हैं बांगर, सेकंड पार्ट यहां मैं लिखा हूं बांगर। बांगर क्या होता है? ये ऊपरी वाला पार्ट होता है जहां पे बहुत पहले कभी बाढ़ आया था, अब नहीं आ रहा है, या नदी अपना रास्ता मोड़ दी है, वहां पे मिट्टी बहुत पहले से बिछा दी थी, उसको बोलते हैं बांगर। वहां पे बहुत पहले से नदी कभी बहती थी, लेकिन उसको छोड़ के अपना रूट बदल दी है नदी, और वहां पे पहले कोई मिट्टी जो है अगेन वहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाया। जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाया है तो सॉइल का डिकम्पोजिशन उस वाले रीजन में नहीं हो पाया है, तो उस वाले रीजन नहीं हो पाया तो वो पुरानी वाली ही मिट्टी है, तो पुरानी वाली ही मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं, नई वाली मिट्टी को खादर बोलते हैं। तो बांगर जो मिट्टी होती है उतनी उपजाऊ नहीं होती है, क्या मोर देन खादर। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे खादर और बांगर में डिफरेंस। आप इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे और इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आए, डिफरेंस पूछ दे, एमसीक्यूज में पूछ देता है, और बाय द वे आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आ जाए तो आप आसानी से आप उसे कर ले जाएं। ठीक है, अब देख लेते हैं, एलुवियल सॉइल हो गया आपका। अब एलुवियल सॉइल के बाद हम देखते हैं एलुवियल सॉइल में क्या क्या पाया जाता है। मैं बताया हूं एलुवियल सॉइल बहुत उपजाऊ होती है। एलुवियल सॉइल ये वाली जो जलोढ़ मृदा होती है काफी फर्टाइल होती है, काफी उपजाऊ होती है। तो काफी उपजाऊ क्यों होती है? कोई मिट्टी क्यों फर्टाइल होगी? तो जाहिर सी बात है कोई मिट्टी तभी फर्टाइल होगी, जो फसल हम उसमें बोने जा रहे हैं, जो फसल चाहे रबी का हो, चाहे खरीफ का हो, चाहे जायद का, जो भी फसल जब हम उस मिट्टी में बोने जा रहे हैं, तो जिस वो फसल के लिए जो मिनरल्स चाहिए वो मिनरल्स अगर उस मिट्टी में है तो फर्टाइल है, अगर वो मिनरल्स उस मिट्टी में नहीं है तो फर्टाइल नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम इसे फर्टाइल बोल रहे हैं तो सारे मिनरल्स होंगे। ठीक है, क्योंकि नदी बाढ़ का पानी लेके आई है उस मिट्टी को, तो काफी फर्टाइल होते हैं। फर्टाइल किस लिए होते हैं? उसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? कौन कौन से उसमें मिनरल पाए जाते हैं? कौन कौन मिनरल कंटेंट करता है? पोटास, फास्फोरस एंड लाइम।
पोटास, फास्फोरस एंड लाइम, ये एक प्रकार के मिनरल्स होते हैं। ये कंटेन क्या मिट्टी अपने अंदर कंटेन की होती है। जब हम फसल का इससे छिड़काव करते हैं, बुआई करते हैं, गुड़ाई सिंचाई जो भी करते हैं, तो उसको पानी तो ऑलरेडी पहले से वहाँ पर लगा रहता है ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड टेबल पानी, वाटर, और उसके साथ साथ मिट्टी मिनरल्स भी होते हैं, तो काफ़ी उपजाऊ होता है और यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। अगेन स्टूडेंट्स, सॉफ्टनेस एंड फर्टिलिटी, इसलिए ये मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी मुलायम होती है और इसकी फर्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। मुलायम और फर्टिलिटी ज़्यादा होने की वजह से इसमें इरिगेशन सिस्टम की थोड़ा इरिगेशन कम करना पड़ता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई इसलिए कम करना पड़ता है। नदी जब हर साल वहाँ पे बाढ़ ला दे रही है तो हर साल पानी वहाँ पे आएगी, पानी होगा तो धरती अपने औकात भर, अपने सीमा भर उस पानी को नीचे सोख लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो खेती आप करेंगे उसी में न करेंगे, तो ऑलरेडी आप वहाँ पे पानी रहेगी, नमी वहाँ पे, मॉइस्चराइजेशन वहाँ पे, नमी का मात्रा उस मिट्टी में रहेगा, तो इसलिए इरिगेशन के लिए काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं और एग्रीकल्चर के लिए बहुत रिच होता है। एलुवियल सॉइल इज द वन ऑफ द रिचेस्ट सॉइल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे उपजाऊ भूमि में से एक नाम आता है भारत का एलुवियल सॉइल का, समझ गए। इसलिए हमारे भारत के कुछ जो राज्य हैं अभी मैं बताने वाला, उस राज्य में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन, मक्का, ज्वार, तंबाकू, जूट, ये सब चीज़ें इतनी पर्याप्त मात्रा में होती हैं। अगर बाढ़ ना आए या बाढ़ आए एक सीमित मात्रा में ना बाढ़ आए तो हम इतने ज़्यादा हमारे यहाँ पैदावार हो जाएंगे क्रॉप्स का, चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो, चाहे जायद हो, चाहे दलहन हो, तलहन हो, गन्ना हो, एटसेट्रा कुछ भी हो, पूरी दुनिया को हम आयात कर सकते हैं, पूरी दुनिया को हम खिला सकते हैं, हमारी मिट्टी इतनी उपजाऊ है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होते हैं, राइस होते हैं, गेहूँ होते हैं, शुगर केन, गन्ना होते हैं, तंबाकू होते हैं, जूट होते हैं, वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट होते हैं। यानी वहाँ पे रबी की भी फसल होती है, खरीफ की भी फसल होती है, वहाँ पे फ्रूट्स की भी फसल यहाँ पे होती हैं और वेजिटेबल्स की भी फसल होती हैं, जो कि आप इमेज में देख रहे होंगे। ये तो चीज़ें थी एलुवियल सॉइल के बारे में। तब कहेंगे सर आप सब कुछ बता दी, एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैं कहूँगा देख लीजिए एलुवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है। मैं जो ग्रीन कलर का बताया हूं, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है, यहां से लेके यहां तक, इस ग्रीन वाले पार्ट में ही एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे सब ग्रीन वाले पार्ट में, यहां पे आप कहेंगे सर यहां पे कहां से मिल गया, मैं बताऊंगा। यहां से इसलिए मिल गया, जब यहां से नदियां जाती हैं तो अपने साथ ऊंचाई पर से बहती हुई जाती हैं तो मिट्टी को लाकर यहां पे छोड़ देती है, तो इसलिए यहां पे एलुवियल सॉइल का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पे एलुवियल सॉइल हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं, आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कहाँ कहाँ एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। गैंगेटिक प्लेन इसको बोला जाता है। गंगा नदी और यमुना नदी के बाढ़ जब आती है उसमें जो सेडिमेंट होता है उससे जिस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ उसी को एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो ये गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन है जहां पे ये एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं। किस किस जिले में, किस किस राज्य में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, झारखंड के कुछ पार्ट में, पश्चिम बंगाल और आसाम के पार्ट में यहाँ पे पाए जाते हैं। उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसको यहाँ महानदी नदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, इस वाले रेंज में ये नदियाँ यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। उम्मीद करते हैं गाइस अभी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे ब्लैक सॉइल देखेंगे, रेड सॉइल देखेंगे। 2 सॉइल बच जाता है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अगेन मैं अभी आपको नेक्स्ट दोनों मिट्टी को मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैं सोचा था इसी में 2 और सॉइल आपको इंक्लूड करके ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल बता दूंगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए आपको काफ़ी लेंदी और बोर न फील हो, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को अपने रोकता हूँ। अगले पार्ट में आपको कौन सी मिट्टी मिलेंगी, आपको ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल, मतलब जितना पॉसिबल हो सके व्हाइट बोर्ड पे और छोटी वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जितना वीडियो हो सके प्लीज़ शेयर करें, लाइक करना प्लीज़ आप लाइक करें और आप बढ़िया से पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहो। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।